हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में गुड फेथ के बारे में जानेंगे, जो कि आईपीसी के सेक्शन 52 और बीएनएस के सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में डिफाइंड है। हम इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, जो कि है हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965 का ये केस है। और गुड फेथ और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और एज पर जनरल क्लोज एक्ट गुड फेथ की क्या डेफिनेशन है उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। गुड फेथ और ऑनेस्टी का रिलेशन जानेंगे, एलिमेंट्स क्या है गुड फेथ के वो भी देखेंगे, केस लॉ डिस्कस करेंगे और इन द एंड गुड फेथ एज ए डिफेंस किस तरह ट्रीट किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 23 के डिस्कस कर रहे हैं और उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि गुड फेथ के ऊपर है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पर डिस्कस किए हैं, तो उनका लिंक मैं आई बटन पर आपको दे दूंगा। हमने जूरिस्प्रूडेंस के पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आप उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर आपको प्रोवाइड कर दूँ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दूसरा, अगर आप किसी भी वीडियो के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप previousnotes.com वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, गुड फेथ की डेफिनेशन एज पर आईपीसी सेक्शन 52 में दी गई है और ये नेगेटिव डेफिनेशन की तरह से दी गई है, क्योंकि नथिंग वर्ड दिया है, यानी कि इसमें यह बताया गया है क्या गुड फेथ नहीं है, तो उससे रिलेट करके हम गुड फेथ की डेफिनेशन निकालेंगे। इन्होंने कहा नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ, यानी कि वो सारी की सारी चीजें गुड फेथ नहीं कहलाएंगी। विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी कि उन्होंने कहा है वो गुड फेथ नहीं है जो बिना ड्यू केयर और अटेंशन के नहीं किया गया। यानी कि गुड फेथ क्या है? गुड फेथ वो चीजें हैं जो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की गई हैं। मतलब उल्टा बोला है इन्होंने। आप सिर्फ दो वर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए, डू केयर एंड अटेंशन, यानी कि वो सारे एक्ट जो किए गए हैं या बिलीव टू बी डन है और वो किस तरह किए गए, डू केयर और अटेंशन के साथ, वो गुड फेथ में आएंगे। इसको आगे इलेबोरेट हम करेंगे अपने कमिंग स्लाइड्स पर। अब दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट में। यहां पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। इन्होंने रेफर किया है गुड फेथ्स को टू एन एक्ट डन ऑनेस्टली वेदर और नॉट इट इज डन नेग्लिजेंटली। यहां पर आप दो चीजों पर कंसंट्रेट कीजिए। इन्होंने कहा है कि एक्ट को ऑनेस्टी के साथ किया जाना जरूरी है, चाहे वो नेग्लिजेंटली किया हो, उससे मैटर नहीं करता। यहां पर फोकस उन्होंने इंटेंशन पर किया है, नोट ऑन आउटकम पर किया है। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो ऑनेस्टली वर्ड है नहीं, तो क्या ऑनेस्टी का आईपीसी में जो सेक्शन 52 में है वो इनकॉर्पोरेशन नहीं है? इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टी के साथ चाहे कोई एक्ट ना भी किया हो तो भी वो गुड फेथ की डेफिनेशन में आएगा। आप सोचिए, हम कमिंग स्लाइड्स में से डिस्कस करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर नेग्लिजेंटली वर्ड भी नहीं है, तो क्या कोई एक्ट हम नेग्लिजेंटली चाहे करें, बेशक उसमें ड्यू केयर और अटेंशन हो, क्या ये सिंक्रोनाइजेशन बैठ रहा है? हम जानेंगे, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और बीएनएस के सेक्शन 2 सब क्लोज 11 में गुड फेथ की डेफिनेशन को किस तरह से दिया गया है, यानी कि जो बीएनएस है हमारा जो अभी लागू हुआ है, उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सेम डेफिनेशन है। अब देखिए, सबसे पहले हम गुड फेथ और ऑनेस्टी का जो रिलेशनशिप है वो जानते हैं। देखिए, ऑनेस्टी जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है गुड फेथ का। चाहे आईपीसी के सेक्शन 52 में ऑनेस्टी वर्ड नहीं है, लेकिन गुड फेथ में ड्यू केयर और डिलीजेंस चाहिए, और ऑनेस्टी जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। यानी कि ऑनेस्टी इंट्रिंसिक पार्ट है गुड फेथ का, ऑनेस्टी इसेंशियल है गुड फेथ का, इसमें आएगा ही आएगा। आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि कोई कहे जी मैंने तो गुड फेथ में किया था लेकिन मैं ऑनेस्ट नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, mere honesty without reasonable effort to verify fact does not constitute good faith। लेकिन गुड फेथ क्या है? सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है,
उसमें कुछ और एडिशन है, मीर ऑनेस्टी, यानी कि खाली ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा, आपको विदाउट रीजनेबल एफर्ट्स, यानी कि कुछ एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे टू वेरीफाई फैक्ट्स, तक ये जानने के लिए, आपको वेरीफाई करने के लिए कि क्या उसमें फैक्ट्स थे, क्या एक्चुअल थे भी या नहीं थे। विदाउट रीजनेबल ड्यू डिलीजेंस, विदाउट ड्यू केयर अटेंशन के खाली ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ऑनेस्टी प्लस ड्यू केयर एंड अटेंशन इज गुड फेथ, यानी कि ऑनेस्टी के साथ जब ड्यू केयर और अटेंशन साथ आ जाएगी वो गुड फेथ माना जाता है। ठीक है, ऑनेस्टी जो है वो फोकस करता है ट्रूथफुलनेस पर एंड अवॉइड डिसीट, यानी कि ऑनेस्टी में क्या दिखाया जाता है कि आपको सच बोलना है, बिना किसी से धोखा नहीं करना है। वाइल गुड फेथ क्या एम्फेसाइज करता है सिंसियर इंटेंट को। ऑनेस्टी इज अबाउट फैक्ट, गुड फेथ इज अबाउट मोटिव्स। ये आप लाइन याद रखिएगा, ऑनेस्टी में फैक्ट्स पर कंसंट्रेट किया जाता है, लेकिन गुड फेथ जो है वो आपका मोटिव बताता है। ठीक है, ये चीज मेन है जब हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे गुड फेथ एंड ऑनेस्टी की। ठीक है, अब सेक्शन 52 में जब गुड फेथ हमने डिस्कस किया उससे क्या मीनिंग निकल के आया, गुड फेथ प्रिक्लूड प्रिटेंस और डिसीट एंड ऑल्सो नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। गुड फेथ में क्या है, वो उसमें प्रिटेंस की, डिसीट की यानी कि धोखाधड़ी की, कुछ शो करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सब यहाँ पर नहीं है। नेग्लिजेंस भी नहीं है एंड रेकलेसनेस भी नहीं है। जो जनरल क्लोज एक्ट में हमने डिस्कस किया था कि उसमें तो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था कि नेग्लिजेंटली एक्ट चाहे हो या ना हो, लेकिन गुड फेथ की डेफिनेशन में है, ये निकल कर आया है कि नेग्लिजेंट भी एक्ट नहीं होना चाहिए, ये गुड फेथ में आता है। ठीक है, गुड फेथ जो है इंप्लाई करता है अपराइट मेंटल एटीट्यूड एंड क्लियर कंसाइज ऑफ अ पर्सन। जो हमने पहले भी डिस्कस किया, गुड फेथ मोटिव को बताता है, ये क्लियर इंटेंशन बताता है कि ऑर्डिनरी मैन किस तरह से बिहेव कर रहा है उस स्टैंडर्ड से। अगर उससे नापा या तोला जाता है कि अगर ऑर्डिनरी मैन उस सिचुएशन में क्या करता, अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ही उसे गुड फेथ में माना जाएगा। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में गया है, एक रीजनेबल मैन वैसा ना करता तो उसे कहा जाएगा आपने गुड फेथ में काम नहीं किया। ठीक है, अब देखिए जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया उससे जो मेन एलिमेंट निकल के आते हैं गुड फेथ के, वो है ऑनेस्टी ऑफ इंटेंशन एंड डू केयर एंड अटेंशन। ये आप याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अभी तक आपको गुड फेथ के बारे में क्लियर समझ आ गया होगा कि गुड फेथ के एलिमेंट क्या हैं। ऑनेस्टी गुड फेथ का पार्ट है, नेग्लिजेंटली एक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले 3 डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इसके एलिमेंट लिखिए, और जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखा है कि गुड फेथ में इसका प्रिक्लूड क्या क्या किया जाता है वो आप सब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन चीज, जब भी गुड फेथ की बात आएगी तो आपको इस केस को याद रखना है, हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को। बहुत ही लैंडमार्क केस है जब हम गुड फेथ की बात को डिस्कस करते हैं, और गुड फेथ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया था इस केस लॉ में। क्या था केस लॉ, देखिए मोटा मोटा मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा। देखिए, एक जो हरभजन सिंह है उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, वो पंजाब के सीएम के बेटे के अगेंस्ट। वो एलिगेशंस लगाते हैं या फिर अपनी बात कहते हैं कि जो पंजाब के सीएम के बेटे हैं वो इंडल्ज है स्मगलिंग में और काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में। इसके बाद क्या होता है, जो पंजाब के सीएम के बेटे होते हैं वो डिफेमेशन का केस जो है वो लगाते हैं सेक्शन 499 के तहत, और वो कहते हैं कि जो हरभजन सिंह ने ये पब्लिश किया है मैटर, उससे मेरी जो क्या है, मेरी फेम को नुकसान पहुंचा है और मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए और इन्हें जेल भेजा जाए। तो पहले मामला जाता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में हरभजन सिंह क्या अपना डिफेंस लेते हैं, वो जो डिफेमेशन के जो एक्सेप्शंस हैं वो फर्स्ट एक्सेप्शन और 9th एक्सेप्शन का डिफेंस लेते हैं। यानी कि फर्स्ट, यानी कि वो कहते हैं जी मैंने तो पब्लिक गुड में ये जो आर्टिकल है पब्लिश किया था, और मैंने 9th एक्सेप्शन डिफेमेशन की है कि अगर कोई भी गुड फेथ में करता है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। तो हरभजन सिंह भी इन दोनों बातों का जिक्र करते हैं कि मैंने पब्लिक गुड में किया और गुड फेथ में किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाए और इन्हें 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। फिर ये हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पर
भी सुनवाई होती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी ये प्रूफ नहीं कर पाते। गुड फेथ पर मामला अटक जाता है। उन्होंने ये तो प्रूफ किया कि ये इन्होंने पब्लिक गुड में किया। हाई कोर्ट में जब ये डिस्कशन चल रहा होता है तो ये कहते हैं, इनके जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि इनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे ये जानने के लिए कि ये सच था या नहीं। तो इस बात पर जो है मामला अटक जाता है और हाई कोर्ट में 3 मंथ की जो इम्प्रिजनमेंट है इन्हें दी जाती है, यानी कि 1 साल से 3 मंथ की सजा हो गई। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट के जज का कहना है कि यार आप कोई चीज़ पब्लिश कर रहे हो और सीएम के बेटे की चीज़ कोई पब्लिश कर रहे हो और आप बाद में ये कह रहे हो कि मेरे पास जो ट्रुथ है या फिर ये जानने के रिसोर्सेज नहीं थे कि क्या क्या वो पर्टिकुलर चीज़ जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो सच है या नहीं। तो ये उन्हें बिजार लगा और इसलिए 3 मंथ की सज़ा दे दी जाती है। अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अपील करते हैं हरभजन सिंह। वहाँ पर गुड फेथ पर बिल्कुल ही डिटेल में बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है गुड फेथ पर, और मामला यहीं अटक जाता है कि क्या ये जो उन्होंने स्टेटमेंट पब्लिश करी वो गुड फेथ में थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा कि वो पब्लिक गुड में थी, उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था इस स्टेटमेंट को पब्लिश करने में, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको गुड फेथ प्रूफ करना होगा कि ये चीज़ गुड फेथ में की गई थी। अब वहाँ पर जब ये डिस्कशन चल रहा होता है तो वो एक चीज़ सामने लाते हैं कि हरभजन सिंह के पास काफ़ी पुलिस ऑफिसर, इवन वहाँ की जो खुद पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी मांग उठाई थी कि इनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाए, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं, इनको कमेटी बिठाई जाए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जांचा जाए, ये सामने आए सच की क्या वो इन सब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो इन सभी बातों को देखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मानना होता है कि देखिए पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ थी, सबको मालूम था, सब इसकी जांच कराना चाहते थे और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और ना ही वो इंडिपेंडेंट जांच कर सकते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पब्लिश की वो गुड फेथ में की थी और जो उनका कन्विक्शन था वो सेटिसाइड कर दिया है, यानी कि हरभजन सिंह को कोई भी सज़ा नहीं सुनाई गई। ये एक केस था गुड फेथ के ऊपर। आप देखेंगे जब आप इस केस लो को स्टडी करेंगे डिटेल में, आप इसकी जजमेंट देखेंगे तो गुड फेथ पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट है और बिल्कुल ही अगर आप बिल्कुल डिटेल में देखेंगे तो आपके मन में गुड फेथ के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और इन द एंड हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुड फेथ को एज ए डिफेंस भी काफ़ी बार लिया जाता है, यानी कि आप देखेंगे जब हम जनरल एक्सेप्शंस देखते हैं वहाँ पर भी यही होता है कि गुड फेथ को एज ए डिफेंस ट्रीट किया जाता है। अगर आपने कोई इलीगल एक्ट कर दिया, आप सबसे पहले ये कहेंगे कोर्ट में, जी मैंने तो ये एक्ट गुड फेथ में किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये चीज़ ट्रीट भी की जाती है और मानी भी जाती है। जैसे डिफेमेशन का केस 499 हमने डिस्कस किया कि गुड फेथ के ऊपर ही उन्हें डिफेंस मिला। सेक्शन 339, सेक्शन 300 की एक्सेप्शन 3 देख लीजिए, मर्डर में भी गुड फेथ की एक्सेप्शन है एक, आप देखिएगा पब्लिक सर्वेंट के केस में। सेक्शन 93 जब कम्युनिकेशन की जाती है गुड फेथ में वो भी एक्सेप्शन है, वहां पर भी आपको कोई सजा नहीं मिलती। और सेक्शन कितने ही सेक्शन है, सेक्शन 78, 88, 79, ये सारे के सारे गुड फेथ के बेसिस पर डिफेंस को लिए गए हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि मैंने ये पर्टिकुलर एक्ट गुड फेथ में किया, इसलिए उन्हें कोई भी सजा ना दी गई, उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया गया, ऐसा ट्रीट किया जाता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो गुड फेथ के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। Thanks for watching this video and bye bye for now.